हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा कि धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। तो इससे पहले ये जानना होगा कि धातुओं का निष्कर्षण करते कैसे। तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा खनिज और अयस्क। तो देखिए खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? तो खनिज वे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे भूगर्भ में पाए जाते हैं, या इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वे खनिज वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जिन तत्वों के यौगिक हमारे पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन होगी। जैसे यहाँ पे हम कॉपर पायराइट ले लेते हैं, ये आपका एक खनिज है। इसको जब हम धातु इससे जब निष्कर्षित करेंगे तो इसमें हमको कॉपर व आयरन प्राप्त होता है। तो ये आपका एक खनिज हो गया। इससे आपका कॉपर और आयरन प्राप्त होता है जब हम इसको शुद्ध करते हैं। तो खनिज की डिफिनेशन दे देंगे कि खनिज वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जिन तत्वों के यौगिक पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, इनको खोदकर निकाला जाता है। जैसे कॉपर पायराइट है, इसका जब हम शोधन करवाते हैं तो हमें कॉपर और आयरन प्राप्त होता है। दूसरा है अयस्क किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में ओरियास बोलते हैं। अयस्क क्या होते हैं? तो अयस्क वे होते हैं जिनसे खनिजों को सुगमता पूर्वक निकाला जाता है, उसको अयस्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम Al2O3 एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम ये अयस्क हो गया हमारा, ये हो गया XU2। तो ये हमारे जो अयस्क हो गए। तो ये अयस्क की परिभाषा हो गई कि जिनसे खनिजों का शोधन किया जाता है। यह अयस्क वे होते हैं जो खनिजों को शोध करके सुगमतापूर्वक निकाले जाते हैं, उसको हम अयस्क बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गई अयस्क और खनिज की। अब देखते हैं इसमें फेन प्लोवन विधि। डायरेक्ट इस पे बताते हैं फेन प्लोवन विधि क्या होती। ये आपकी फेन प्लोवन विधि, इसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे, फिगर के माध्यम से आपको हम पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे और आप लोग जब नोट्स बनाइए तो लिख लेना। जो फेन प्लोवन विधि होती है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अयस्क के सांद्रण के लिए होती है। तो यहाँ पे हम बता देंगे जो फेन प्लोवन विधि होती है ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए होती है। इतना क्लियर। फिर देखते हैं जो फेन प्लोवन विधि होती है, सब कुछ इस फिगर में ही थ्योरी पूरी छिपी हुई है। इसमें कॉपर, जिंक, पीबी जैसी धातुओं को ले लेते हैं और जल के साथ मिला देते हैं। जल के साथ मिलाएंगे और जल जो होगा वो आपका चीड़ के तेल से युक्त होगा, यानी कि जल में चीड़ का तेल मिला हुआ होता है। और इसको जल के साथ मिलाकर गीला कर लेते हैं। फिर इसमें संपीड़ित वायु या वायु के झोंकों को प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने पर यानी कि इसे देख लीजिए, जो हमारा सल्फाइड अयस्क होता है उसके सांद्रण के लिए फेन प्लोवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें चीड़ का तेल युक्त जल लेते हैं और जो हमारे खनिज या जो हमको धातुएं प्राप्त करनी होती है, जैसे अशुद्धियाँ हैं कॉपर और जिंक या पीबी जैसी, उनको जल के साथ मिलाकर गीला कर लेते हैं। सबको मिला के एक कर्दम बना लेते हैं। फिर इसमें वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारा जो सल्फाइड युक्त मल्फेन है ये ऊपर आ जाएगा। इसको अलग करके सुखा लेते हैं और अपनी धातुएं प्राप्त कर लेते हैं। शेष जो हमारा गैंग होता है इसको गैंग बोलते हैं। यह अशुद्धियाँ जो होती हैं भारी होने के कारण जल में नीचे बैठ जाती हैं और इसको सुखाकर हम अलग कर लेते हैं, जो हमारा ऊपर होता है, और धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई फेन प्लोवन विधि। नेक्स्ट आपका
एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से कि भर्जन क्या है या भर्जन क्या होता है। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं। और इसमें होने वाली जो कॉपर पायराइड के साथ क्रियाएं हैं उनको दर्शाइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, आप लोग पुराने पेपर होंगे देख सकते हैं। तो भर्जन क्या है, सबसे पहले जानेंगे भर्जन होता क्या है। इसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो भर्जन होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन दे देंगे कि सांद्रित अयस्क को गलनांक से नीचे या गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, इसी क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अगर पूछा जाए कि भर्जन की क्रिया किस भट्ठी में होती है, तो भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्ठी में होती है। आपकी भट्टियाँ होती हैं 3, परावर्तनी, मफल और वात्या भट्ठी। और एक जो आप ये भट्टियाँ हैं अपनी बुक आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी, इनका फिगर तैयार कर लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए या वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें ये वात्या भट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर पूछा जा सकता है कि वात्या भट्टी का नामांकित स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो हो गई भर्जन की परिभाषा। अब इसकी अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो कॉपर पायराइड बोल रहा, तो कॉपर पायराइड ले लेते हैं CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देते हैं। तो जब क्रिया करवाएंगे तो Cu2S प्लस FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 और तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। कॉपर पायराइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने पर Cu2S, FeS और SO2 गैस हमारी निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन Cu2S, इसको जब करवाएंगे Cu2S ले लिया और इसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो Cu2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन जाएगी आपकी। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। S हो गया और ये 2 हो गया, 2 हो गया तो ऑक्सीजन इनबैलेंस हो गया, 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गए, यहाँ पे 2 ही थे, फिर इस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 6 हो जाएंगे। तो इसकी सेकेंड रिएक्शन होती है। थर्ड में FeS ले लेंगे, इसको भी वैसे ही रिएक्ट करवा देंगे। तो जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो FeO बन जाएगा प्लस SO2, इसको भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे O के 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं और सल्फर के वो भी इनबैलेंस हैं, तो यहाँ पे 2 जो हो गया, तो यहाँ पे भी 2, तो 2 2 4, तो जो हमारा Fe होगा यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये भी फिर ऑक्सीजन के इनबैलेंस हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये हो गए आपकी ये रिएक्शंस। 3 रिएक्शनों के बाद जो हमारी अयस्क में उपस्थित सल्फर या आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, ये वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। लिख देंगे हम इसमें कि जो सल्फर और AS जैसी अशुद्धियाँ होती हैं वो जो सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें वाष्पशील ऑक्साइड में बदल जाती हैं। साइड में बदल जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। तो जैसे इसमें सल्फर ले लेंगे प्लस ये जब क्रिया करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा अगर यस है
तो इसमें AS ले लेंगे प्लस इसकी O2 करवाएंगे। तो जब इसकी करवाते हैं तो आपका बनता है AS2O3, ये बन जाएगा। अब ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 करेंगे, AS हो गया, यहाँ पे 3 है तो ये 2 नहीं, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन इधर 6 हो गए, तो इसको 3 से कर देंगे, 2 2 4 हो गया तो इसको 4 से कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका भर्जन हुआ, ये इसकी रिएक्शंस हैं। अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि भर्जन क्या होता है। कॉपर पाइराइट में होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाइए या दीजिए समीकरण के साथ, तो ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका है वो है निस्तापन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैल्सिनेशन। निस्तापन क्या होता है? जो निस्तापन होता है इसको सांद्रित अयस्क का जो निस्तापन होता है उसको गलनांक के नीचे वायु के अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो उसका जो जल होता है वो निकल जाता है। ये हुई इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, Al2O3 × 2H2O। इसको जब गर्म करेंगे तो इसके जल जो होता है वो निकल जाता है। ये हो गया आपका निस्तापन। तो इस प्रकार आपका ये निस्तापन हो गया। इसकी परिभाषा लिख देंगे कि सांद्रित अयस्क को गलनांक के या गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो जल के अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका हो गया निस्तापन। आगे देखते हैं प्रगलन। जो प्रगलन होता है इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो जो निस्तापन और भर्जन की क्रिया होती है प्रगलन उसके बाद आता है। तो निस्तापन, इसकी परिभाषा दे देंगे कि निस्तापन तथा भर्जन के बाद प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करना प्रगलन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या लिख देंगे कि जो निस्तापित या भर्जित अयस्क होता है उसमें कोक तथा उचित गालक को मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करना ही प्रगलन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट से आयरन प्राप्त करने के लिए इसमें जो सांद्रित और निस्तापित और भर्जित इसका अयस्क होता है उसमें कोक तथा चूने का पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में जब गर्म करते हैं तो हमारा Fe2O3 फेरस में बदल जाता है। तो ये आप लोग थ्योरी लिख देंगे। रिएक्शंस देख लीजिए। Fe2O3 इसको जब कोक के साथ गर्म करते हैं तो जब कोक के साथ Fe2O3 को गर्म करेंगे तो ये फेरस में हो जाएगा प्लस CO। ये आपका हो जाएगा बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ये 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि जब इसकी क्रिया कोक से करवाएंगे यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो कोक से करवाने पर ये आपका CO बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा जब गर्म करेंगे। नेक्स्ट इसी को ले लेते हैं। जब CO को फिर से Fe2O3 प्लस इसको जब गर्म करवाएंगे तो Fe2O3 को जब CO के साथ गर्म करवाएंगे तो 2Fe बन जाएगा। ये आपका फेरस अलग हो जाएगा तो ये
Fe हो गया, प्लस जो आपका बन जाएगा 3CO2 बन जाएगा। ये इस प्रकार इसकी क्रियाएं होती हैं कि जो हमारा प्रगलन होता है तो जो निस्तापित और भर्जित अयस्क होता है उसके बाद इसमें कोक तथा उचित गालक मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करना ही प्रगलन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो हमारा हेमेटाइट होता है, इससे आयरन प्राप्त करने के लिए इसमें कोक तथा चूने के पत्थर को मिलाकर जब वात्या भट्टी में गर्म करते हैं तो Fe2O3 या जो हमारा हेमेटाइट होता है वो फेरस में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी प्रगलन की ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार ये हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि जो हमारा गालक होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गालक क्या है। अम्लीय गालक को रासायनिक समीकरण के साथ प्रदर्शित कीजिए। तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उनको सरलता से अलग करके दूर कर देते हैं, या जो उसमें अलग होने वाले पदार्थ होते हैं उसमें उसको दूर कर देते हैं। जैसे इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमने एक अम्लीय गालक ले लिया, और FeO यानी कि जो हमारी क्षारीय अशुद्धियाँ हैं उससे इसकी क्रिया करवाएंगे। ये हमारी क्षारीय अशुद्धियाँ हो गई, ये अम्लीय गालक हो गए। तो जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो जो हमारा होता है FeSiO3 बनता है। इसको आयरन सिलिकेट बोलते हैं। ये धातुमल होता है। तो ये हमारा अम्लीय गालक के साथ जो रिएक्शन प्रदर्शित है वो ये है। तो इस प्रकार आप लोग इसको भी डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट इसमें दो डिफिनीशंस और बची हैं। एक है मिश्र धातु और सेकेंड आपकी उपधातु। तो मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक समांग मिश्रण बनता है या कोई नई धातु बनती है, उसी धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको पीतल बनाने के लिए। जो पीतल हमारा होता है इसमें 70% कॉपर और 30% जस्ता होता है। इस प्रकार कॉपर का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया मिश्र धातु। नेक्स्ट है आपका उपधातु। तो उपधातु वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के दोनों के गुण विद्यमान पाए जाते हैं उनको हम उपधातु बोलते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो ये हमारी उपधातुएं हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख देंगे कि वे तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उपधातुएं कहलाती हैं, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी। तो इस वीडियो में इतना आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। थैंक्स।